Assalamu alaikum. My name is Hafizat Amina Kawal and I am here to give online lecture of computer science students of second year in Rawalpindi board. We have already started chapter number 9, that is the elements of C. Before that, we have covered the chapter number 8, that is getting started with C. Now we will continue our lecture where we last left off. That is, we will be starting floating point data. फ्लोटिंग पॉइंट डाटा को हम देखते हैं कि इसके अंदर क्या चीज इंक्लूड होती है। द फ्लोटिंग पॉइंट डाटा इज अ न्यूमेरिक वैल्यू, डेसिमल पॉइंट और फ्रैक्शन। तो किसी तरह की भी डेसिमल पॉइंट या फ्रैक्शनल वैल्यू जो है वो हमारे पास फ्लोटिंग पॉइंट डाटा में इंक्लूड होती है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड रियल टाइप डाटा। अब जो रियल टाइप डाटा है मैथमेटिक फॉर्म में, मैथमेटिक्स के अंदर हम रियल वैल्यूज उनको कहते हैं जो कि पी बाय क्यू की फॉर्म में होती हैं। तो P by Q आर नोन एज रियल वैल्यूज। तो इसका मतलब यह है कि वैल्यू न्यूमरेटर में भी होगी, डिनोमिनेटर में भी होगी। दैट इज 1/3। तो अगर इसको अगर कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारे पास डेसिमल पॉइंट के अंदर वैल्यू को शो करेगा। सो इस तरह हमारे पास डेसिमल पॉइंट वैल्यूज जो हैं वो इंक्लूड होती हैं इन फ्लोटिंग पॉइंट डाटा। तो रियल टाइप डाटा जो है ये भी डेसिमल पॉइंट्स हैं, तो इसलिए भी इसको हम फ्लोटिंग पॉइंट डाटा को रियल टाइप डाटा भी कहते हैं। इट इंक्लूड्स बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज। जैसे हमारे पास इंटीजर में इंक्लूड हो रही थी, पॉजिटिव भी थी नेगेटिव भी थी, सेम केस यहाँ पे भी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इंक्लूडेड है। द माइनस साइन इज यूज टू इंडिकेट नेगेटिव वैल्यू। इफ नो साइन इज यूज द वैल्यू इज पॉजिटिव बाय डिफॉल्ट। अगर आप माइनस साइन डाल देंगे तो वो हमारे पास नेगेटिव वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन अगर कोई भी साइन मेंशन नहीं करेंगे तो इसका मतलब यह है कि दैट वैल्यू इज पॉजिटिव। एग्जाम्पल्स यहाँ पे गिवन है 10.5, 5.3, -10.91। जरूरी नहीं है आपने यही एग्जाम्पल्स लिखनी है, आप अपनी मर्जी से एग्जाम्पल्स दे दें। इसके अंदर 6.54, 100.08, -150.23। तो कोई भी एग्जाम्पल्स आप दे सकते हैं जिसके अंदर हमारे पास डेसिमल पॉइंट्स इंक्लूड हो रहे हो। टाइप्स ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट के अंदर हमारे पास 3 टाइप्स इंक्लूड हो रही हैं, फ्लोट डाटा टाइप, डबल डाटा टाइप और लॉन्ग डबल डाटा टाइप। जैसे हमने इंटीजर डाटा टाइप में देखा था, इसके अंदर हमारे पास 5 टाइप्स इंक्लूड हो रही थी, इंट, शॉर्ट, अनसाइंड इंट, लॉन्ग और अनसाइंड लॉन्ग। सेम केस हमारे पास फ्लोट डाटा टाइप में भी है कि इसके अंदर फ्लोटिंग पॉइंट के अंदर 3 कैटेगरीज हैं, फ्लोट है, डबल है और लॉन्ग डबल है। Now we will look at its details. Float के अंदर हमारे पास float data type is used to store real values. एक तो ये कि real value store करें, it takes 4 bytes in memory. मेमोरी का भी बता दिया है कि इसके अंदर 4 बाइट्स इंक्लूड होती हैं। इट्स रेंज इज फ्रॉम 3.4 into 10 raised power -38 to 3.4 into 10 raised power +38। यू कैन मेमोराइज दीज वैल्यूज, बट इस तरह की रेंजेस बहुत कम कम ही पूछी जाती हैं। इट प्रोवाइड्स द प्रिसीजन ऑफ 6 डेसिमल पॉइंट्स। प्रिसीजन ऑफ 6 डेसिमल पॉइंट्स का मतलब ये है कि हमारे पास डेसिमल पॉइंट के बाद 6 वैल्यूज जो हैं वो इंक्लूड हो सकती हैं। पॉइंट 1 2 3 4 5 6 से ज्यादा इंक्लूड नहीं होंगी। अगर आप 6 से ज्यादा डालेंगे तो वो फ्लोट डाटा टाइप नहीं होगा, वो चेंज हो जाएगा। डबल डाटा टाइप, इट इज यूज टू स्टोर लार्ज वैल्यूज। लार्ज वैल्यूज को स्टोर करना है तो हम डबल को यूज करेंगे। इट टेक्स 8 बाइट्स इन मेमोरी। फ्लोट के अंदर 4 बाइट्स थी, तो डबल के अंदर जो है वो एक्चुअल में डबल हो गई हैं और 8 बाइट्स हो गई हैं। तो डबल रिप्रेजेंटेशन इस फॉर्म में है कि ये हमारी बाइट्स और मेमोरी लोकेशन, मेमोरी एलोकेशन जो है, एक तो उसकी बाइट्स को डबल कर रहा है और दूसरी इसकी रेंज भी इंक्रीज हो रही है। Its range is from 1.7 into 10 raised to power -308 to 1.7 into 10 raised to power +308. It provides the precision of 15 decimal places. जो फ्लोट डाटा टाइप था वो 6 डेसिमल प्लेसेस तक प्रोवाइड कर रहा था, जो डबल है वो 15 डेसिमल प्लेसेस तक प्रोवाइड कर रहा है। मीनिंग हम डेसिमल पॉइंट लिखने के बाद 15 वैल्यूज उसके अंदर लिख सकते हैं, वो उतनी कैलकुलेशंस को हैंडल कर सकता है। लॉन्ग डबल डाटा टाइप इज यूज टू स्टोर वेरी लार्ज वैल्यूज। जब हमारी वैल्यूज बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएं तो फिर उसके लिए हम लॉन्ग डबल डाटा टाइप को यूज करते हैं।
इट टेक्स 10 बाइट्स इन मेमोरी। डबल जो है वो 8 बाइट्स को यूज कर रहा था, लॉन्ग डबल अब 10 बाइट्स को यूज कर रहा है। इट्स रेंज इज फ्रॉम 1.7 into 10 raised to power minus 4932 to 1.7 into 10 raised to power plus 4932. It provides the precision of 19 decimal places. फ्लोट के अंदर 6 डेसिमल प्लेसेस थी, डबल के अंदर 15 डेसिमल प्लेसेस थी, और लॉन्ग डबल में अब 19 डेसिमल प्लेसेस है। मतलब डेसिमल पॉइंट लिखने के बाद आप 19 वैल्यूज लिख सकते हैं उसके अंदर। अच्छा, लॉन्ग डबल डेटा टाइप जो ये बहुत बड़ी वैल्यू है, तो इसकी कैलकुलेशंस इस तरह की जो है हमारी नॉर्मल कैलकुलेशंस के अंदर नहीं आती। तो नॉर्मली हम फ्लोट डेटा टाइप को यूज करेंगे, और लॉन्ग डबल जो है ये आपकी थ्रू आउट दिस बुक जो है, आप सी प्रोग्रामिंग को जो स्टडी करेंगे, हम लॉन्ग डबल डेटा टाइप कहीं पे भी यूज नहीं करेंगे। हाँ, डबल डेटा टाइप शायद कहीं पे चंद एक प्रोग्राम्स के अंदर यूज हो, लेकिन मोस्टली हम जो यूज करेंगे दैट विल बी फ्लोट डेटा टाइप, क्योंकि हम डेसिमल पॉइंट के बाद अनलेस कि हमारी कैलकुलेशंस एक्सीड कर रही हो, तब तक हमारी जो है वो फ्लोट डेटा टाइप इजीली हैंडल कर सकता है। लेकिन सम केसेस में हम डबल को यूज करेंगे, लेकिन लॉन्ग डबल हम कहीं पे भी यूज नहीं करेंगे। ये इसका कॉम्पैक्ट फॉर्म में टेबल गिवन है, फ्लोट है, डबल है, लॉन्ग डबल है, साइज इन बाइट्स, जैसे वो इंटीजर वैल्यूज का गिवन था सेम ऐसे ही फ्लोट का भी गिवन है। साइज इन बाइट्स 4 है, 8 और 10 है, और आगे इनकी रेंजेस गिवन है। इनकी रेंजेस बहुत रेयरली होता है कि कोई आपसे इनकी रेंजेस जो है वो पूछे पेपर में। ओके, नेक्स्ट आवर कॉन्सेप्ट इज कॉन्सेप्ट ऑफ ओवरफ्लो एंड अंडरफ्लो। अगर रेंजेस का हमें पता है तो इसका मतलब है कि हमें ये भी कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि ओवरफ्लो क्या होता है और अंडरफ्लो क्या होता है। ईच टाइप ऑफ न्यूमेरिक वेरिएबल कैन स्टोर अ पर्टिकुलर मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू। जो भी हमारे पास वेरिएबल गिवन होता है या जो भी डेटा टाइप होती है, उसके अंदर हमेशा एक मिनिमम वैल्यू होती है और एक मैक्सिमम वैल्यू होती है। जैसे ये रेंज गिवन है 3.4 into 10 raised to power minus 38 to 3.4 into 10 raised to power plus 38. This is a complete range कि मिनिमम वैल्यू भी पता है और मैक्सिमम वैल्यू भी पता है। An error occurs if the value assigned to the variable is less than the minimum value or more than the maximum value. तो अगर हमारी वैल्यू जो है रेंज से एक्सीड कर जाए, मतलब 3.4 इंटू 10 रेज पावर माइनस 38 से भी और पीछे चली जाए, या 3.4 इंटू 10 रेज पावर प्लस 38 से भी आगे चली जाए, तो उसकी वजह से हमारे पास एरर जनरेट होगा कि आपकी वैल्यू उस रेंज में नहीं आई जो कि आपने मेंशन की थी और उस रेंज से बाहर निकल गई है। An overflow occurs when the value assigned to a variable is more than the maximum value. इसकी एग्जाम्पल भी नीचे गिवन है, वो भी अभी देखते हैं। अगर मैक्सिमम वैल्यू से एक्सीड कर जाए वैल्यू, तो फिर हमारे पास ओवरफ्लो कंडीशन आती है। अंडरफ्लो occurs when the value assigned to a variable is less than the possible minimum value. तो अंडरफ्लो तब अकर होता है जब मिनिमम वैल्यू जो हमने स्मॉलेस्ट वैल्यू गिवन की थी उससे भी और लो वैल्यू चली गई है, या उससे भी और पीछे वाली वैल्यू चली गई है, तो तब हमारे पास अंडरफ्लो कंडीशन जो है वो अकर होती है। एग्जाम्पल्स यहाँ पे गिवन है। इंटीजर वेरिएबल की रेंज हमारे पास है -32768 to 32767। ये हमारे पास सारी इंटीजर की रेंजेस गिवन थी। इंटीजर वैल्यू की थी -32768 to 32767। तो अगर हमारी वैल्यू -32768 से पीछे चली जाएगी, लाइक -32769 हो जाएगी, तो ये हमारे पास अंडरफ्लो कंडीशन आ जाएगी। और अगर 32767 से आगे चली जाएगी, लाइक 32768 हो जाएगी, तो ये हमारे पास ओवरफ्लो कंडीशन आएगी। मिनिमम से लेस और मैक्सिमम से ज्यादा, तो ये ओवरफ्लो और अंडरफ्लो की कंडीशंस आती हैं। If the value assigned is more than 32767, it is known as integer overflow. इस वैल्यू से आगे चली गई है तो ये इंटीजर ओवरफ्लो हो जाएगी। बट इफ द साइन वैल्यू इज लेस देन -32768, -32768 से पीछे वैल्यू चली जाएगी तो इट इज कॉल्ड इंटीजर अंडरफ्लो। तो इस तरह जो है हमारे पास ओवरफ्लो और अंडरफ्लो की कंडीशन जो है अकर होती हैं। The overflow and underflow is not detected by the compiler. It may generate wrong results.
कंपाइलर जो है वो अंडरस्टैंड नहीं कर सकता कि वो ओवरफ्लो कंडीशन या अंडरफ्लो कंडीशन अगर हो रही है या नहीं हो रही, लेकिन हमारी जो रिजल्ट जनरेशन है वो गलत हो जाएगी. It is the responsibility of the user to ensure that the values assigned to the variables are within the allowed range. Being the programmer, being the person who is writing the program, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपने ऐसी वैल्यूज असाइन नहीं करनी जो कि आपकी रेंज से बाहर जा रही हो, रेंज के अंदर वाली वैल्यूज ही मेंशन करनी है. तो ओवरफ्लो और अंडरफ्लो का कॉन्सेप्ट ये कह रहा है, ओवरफ्लो ये कहता है कि जो मैक्सिमम रेंज है वैल्यू उससे बाहर आगे चली गई है तो वो ओवरफ्लो हो जाएगी, और अंडरफ्लो ये कहता है कि जो मिनिमम रेंज की वैल्यू है वैल्यू उससे पीछे चली जाएगी तो वो हमारे पास अंडरफ्लो कंडीशन आ जाएगी. ओके, हियर इज अ प्रोग्राम. दिस इज आवर फर्स्ट सी लैंग्वेज प्रोग्राम जो कि प्रॉपर इन्होंने गिवन किया हुआ है. ये अभी सिर्फ टेस्ट प्रोग्राम गिवन है. जब हम आगे थोड़े से प्रॉपर प्रोग्रामिंग की तरफ जाएंगे तो फिर आई विल स्टार्ट द डेमो प्रोग्रामिंग लेक्चर एज वेल, हाउ टू रन द प्रोग्राम ऑन एक्चुअल कंपाइलर. अभी यहाँ पे ये सिर्फ ओवरफ्लो और अंडरफ्लो की कंडीशंस बताने के लिए. राइट अ प्रोग्राम दैट एक्सप्लेन्स द कॉन्सेप्ट ऑफ ओवरफ्लो एंड अंडरफ्लो. इस प्रोग्राम से हमें ये कॉन्सेप्ट पता चलेगा. सबसे पहले प्रोग्राम राइटिंग के अंदर हम तीन चीजें पहले भी देख चुके हैं. नंबर वन इज प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, मेन फंक्शन, एंड द थर्ड वन इज प्रोग्राम बॉडी. प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव हमेशा हैश इंक्लूड के साथ होता है जिसके अंदर हम हेडर फाइल मेंशन करते हैं. तो यहाँ पे हैश इंक्लूड stdio.h और हैश इंक्लूड conio.h. ये दो हेडर फाइल्स हमने यूज की हैं क्योंकि हम इनके कीवर्ड्स अपने प्रोग्राम के अंदर यूज कर रहे हैं. इसके बाद हमने लिखा है void main. ये हमारे पास मेन फंक्शन है, ये भी हम पहले देख चुके हैं कि void main फंक्शन हम उसके अंदर मेंशन करते हैं. और इसके बाद ये हमने कर्ली ब्रैकेट्स ओपन की है. अच्छा, जो कर्ली ब्रैकेट ओपन करेंगे लाजमी एट द एंड उस कर्ली ब्रैकेट को क्लोज करना है. अगर आप कर्ली ब्रैकेट ओपन करने के बाद उसको क्लोज नहीं करेंगे तो इससे भी आपका प्रोग्राम जो है या कंपाइलर जो है वो आपका सिंटेक्स एरर जनरेट करेगा. इसके बाद अब ये प्रोग्राम के अंदर हमारे पास क्या हो रहा है. सबसे पहले हमने शॉर्ट टेस्ट वार इज इक्वल टू 32767 डिफाइन किया है. शॉर्ट जो है वो हमारे पास इंटीजर डाटा टाइप की कैटेगरी के अंदर इंक्लूड हो रहा है. यहाँ पे हमने मेंशन किया होता है दैट इज डाटा टाइप जो है इंट के बाद दिस वाज द शॉर्ट डाटा टाइप. तो शॉर्ट डाटा टाइप जो है वो यहाँ पे मेंशन है. शॉर्ट टेस्ट वार जो है ये हमारे पास वेरिएबल का नेम है. अगर आपको ये नेम नहीं पसंद आ रहा आप अपनी मर्जी से नाम दे दें. जस्ट मेक श्योर कि जो नाम आप ऊपर दे रहे हैं फिर वो ही नाम नीचे सारे प्रोग्राम में भी यूज हो. पता चले प्रोग्राम का रट्टा लगाया हुआ है और ऊपर आपने नाम चेंज कर दिया, मुझे नाम पसंद नहीं आ रहा, और नीचे जो है जो रट्टा लगा हुआ था प्रोग्राम का वो एज इट इज आपने वो ही मेंशन कर दिया, तो उससे प्रोग्राम सारा का सारा गलत हो जाएगा. तो जो वेरिएबल का नेम ऊपर देना है एग्जैक्टली वो ही वेरिएबल नेम नीचे भी यूज करना है. पर इसके ऊपर कोई लिमिटेशन नहीं है कि आपने वो ही वेरिएबल नेम यूज करना है, आप उसको चेंज कर सकते हैं. इसको हमने वैल्यू असाइन की है दैट इज 32767. ये हमारे पास मैक्सिमम रेंज वैल्यू है फॉर शॉर्ट. शॉर्ट डाटा टाइप की जब रेंज हम चेक करें तो मैक्सिमम इज 32767. ये यहाँ पे भी मेंशन हुई हुई है. इसकी रेंज हमारे पास -32768 से लेके 32767 है. अब हम इसमें ओवरफ्लो और अंडरफ्लो कंडीशन चेक कर रहे हैं तो वो हम देखेंगे कि ये किस तरह करके है. नेक्स्ट हमारे पास है CLR SCR, ये ब्रैकेट ओपन क्लोज और आगे सेमी कॉलन है. ये चीज पहले भी बताई थी कि प्रोग्राम बॉडी के अंदर जितनी भी स्टेटमेंट्स आती हैं हर एक के एंड पे सेमी कॉलन जरूर आता है. तो यहाँ पे भी हर स्टेटमेंट के एंड पे सेमी कॉलन मौजूद है. अच्छा, CLR SCR जो है ये हमारे पास क्लियर स्क्रीन की ऑप्शन है. जब आप टर्बो C++ के अंदर प्रोग्रामिंग करते हैं तो उसके अंदर जब आप एक प्रोग्राम राइट डाउन करते हैं और उसके बाद एक नई स्क्रीन ओपन करके अगला प्रोग्राम राइट डाउन करते हैं तो ये जो प्रोग्राम है वो पिछली प्रोग्राम को ले के साथ में कंपाइल कर रहा होता है.
तो उसकी वजह से जब आपका पिछला प्रोग्राम साथ कंपाइलेशन प्रोसेस में आता है तो उसकी वजह से वो एरर्स जनरेट करना शुरू कर देता है और आपको समझ नहीं आती कि क्या एरर जनरेट कर रहा है। वो एरर हम रिमूव कर सकते हैं अगर हम CLR SCR की कमांड बीच में यूज कर दें। CLR SCR की कमांड हम यूज करेंगे तो इसका मतलब ये है कि हम कह रहे हैं कि क्लियर स्क्रीन, कि पिछली स्क्रीन को क्लियर कर दो और अब अगले स्क्रीन के ऊपर जो है वो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करो। इसके बाद हमारे पास है प्रिंट एफ की स्टेटमेंट है। प्रिंट एफ की स्टेटमेंट हमेशा अंदर डबल इन्वर्टेड कोट्स के साथ होती है। अच्छा, यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर %d \n और डबल कोट्स फिर से मेंशन है। ये भी हम आगे डिटेल अभी कवर अप करेंगे कि %d \n ये चीजें क्यों मेंशन हुई हैं। %d जो है वो इंटीजर टाइप वैल्यू को पास ऑन करने के लिए यूज होती है। ये जब हमारे पास आगे हम करेंगे जब इनकी डिटेल्स, तो उसके अंदर फिर हम इसको देखेंगे कि ये किस तरह करके मेंशन होती है। जो \n है %d के आगे, दैट इज फॉर न्यू लाइन। जब हमने न्यू लाइन बीच में प्रोग्रामिंग में क्रिएट करनी होती है तो हम ये \/ और n लिखते हैं, तो इससे हमारे पास न्यू लाइन जनरेट हो जाती है। अच्छा, ये इन्वर्टेड कोट्स में लिखा है, जब भी आप परसेंट फॉर्म में कोई भी वैल्यू अंदर देते हैं तो साथ में आपको वेरिएबल का नेम लाजमी मेंशन करना होता है। तो इन्वर्टेड कोट्स के बाद कॉमा लिखेंगे और फिर वेरिएबल का नाम लिखेंगे। वेरिएबल का नाम वही है जो कि ऊपर डिफाइन किया हुआ है, दैट इज टेस्ट वार। आप इसको चेंज नहीं कर सकते हैं। जब एक दफा ऊपर डिफाइन कर दिया तो फिर आपको वही लेके आगे भी चलना है। और आगे सेमी कॉलन लिख के तो हमने प्रिंट एफ स्टेटमेंट यहाँ पे खत्म कर दिया। अच्छा, यहाँ पे आगे हम क्या करें, टेस्ट वार इज इक्वल टू टेस्ट वार +1। हमारे पास एक तो ऑलरेडी हम मैक्सिमम रेंज पे थे, दैट इज 32767। फिर हमने उसमें क्या कर दिया, +1 कर दिया। टेस्ट वार में +1 करके ये वैल्यू हम वापस टेस्ट वार को ही असाइन कर रहे हैं। ये इक्वल्स टू जो है, दिस इज असाइनमेंट ऑपरेटर, जो कि हमारी हमेशा राइट साइड की वैल्यू को लेफ्ट साइड को असाइन कर रहा होता है। तो टेस्ट वार +1 मीनिंग 32767 +1 विच विल बी 32768, वो वैल्यू हम टेस्ट वार यहाँ पे इसको असाइन कर देंगे। इसके बाद हमारे पास फिर से प्रिंट एफ स्टेटमेंट आई। फिर से वैसे ही हमने सारी स्टेटमेंट लिखी है, %d \n और आगे कॉमा करके टेस्ट वार की है। टेस्ट वार की जो वैल्यू है वो %d जो है उसके अंदर जाके रिप्लेस हो जाती है और \n न्यू लाइन करने के लिए। और इसके बाद हम कह रहे हैं टेस्ट वार इज इक्वल टू टेस्ट वार -1, कि जो हमारे पास अगली वैल्यू आई थी अब उसके अंदर से एक -1 करें और फिर उसकी वैल्यू टेस्ट वार में जाके स्टोर कर दें। और प्रिंट एफ करेंगे तो फिर हम ये जो अब वैल्यू दोबारा से चेंज होके टेस्ट वार में स्टोर हुई है, दैट इज टेस्ट वार -1, क्योंकि जो वैल्यू आई थी हम उसमें एक -1 करें और फिर उस वैल्यू को दोबारा टेस्ट वार को असाइन करें। उसके बाद प्रिंट एफ हम दोबारा से लिख रहे हैं %d \n टेस्ट वार। तो ये जो टेस्ट वार की वैल्यू हम उसको डिस्प्ले करा रहे हैं। और उसके बाद फिर हम गेट ch करें, दैट इज गेट करेक्टर। अगर आप एट द एंड गेट करेक्टर नहीं लिखेंगे तो इसकी वजह से भी आपका एरर जनरेट होगा, तो गेट ch एंड पे लिखना लाजमी है। तो अब देखते हैं कि इसकी आउटपुट कैसे जनरेट होगी। सबसे पहली चीज ये ध्यान में रखनी है कि आउटपुट के अंदर सिर्फ और सिर्फ प्रिंट एफ की वैल्यूज डिस्प्ले हो रही होती हैं। तो प्रिंट एफ की जो भी वैल्यू होगी वो हमारे पास यहाँ आउटपुट के अंदर डिस्प्ले हो जाएगी। तो सबसे पहली प्रिंट एफ की वैल्यू क्या है, वो हमने एज इट इज टेस्ट वार की वैल्यू यहाँ पे पास ऑन किया %d के अंदर। और पहली वैल्यू क्या थी, ओरिजिनल 32767। तो पहली टेस्ट वार के अंदर जो वैल्यू थी 32767 वो हमारी %d में पास ऑन हो रही थी। तो सबसे पहली वैल्यू आउटपुट के अंदर 32767 आ जाएगी। सेकंड, उसके बाद हमने क्या किया, टेस्ट वार +1 किया है और फिर उस वैल्यू को प्रिंट एफ के अंदर डिस्प्ले कराया। अब टेस्ट वार +1 32767 +1 करेंगे तो 32768 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे वैल्यू -32768 आ रही है। द रीजन यहाँ पे -32768 क्यों आ रही है, क्योंकि 32767 was the last value of our range।
जब आप इसके अंदर +1 करेंगे तो ये रेंज वापस बैक मूव हो जाएगी, 32767 से जंप करके ये अपनी लीस्ट रेंज के ऊपर चली जाएगी, दैट इज -32768। ये कभी भी यहाँ पे 32767 के अंदर +1 करके 32768 नहीं करेगी, ये उसकी बैक मिनिमम रेंज के ऊपर चली जाएगी। तो ये जो है हमारे पास ओवरफ्लो कंडीशन को शो कर रहा है कि 32767 में आपने +1 किया तो वो रेंज से बाहर जा रही थी, तो उसने क्या किया, उसको बैक शिफ्ट करके जो है मिनिमम रेंज के ऊपर ले गया है, दैट इज -32768। उसके बाद हमने क्या किया, इसको टेस्ट वार इज इक्वल टू टेस्ट वार -1 किया। अब -32768 जो थी दैट वाज द मिनिमम वैल्यू, तो मिनिमम वैल्यू को अगर आप -1 करेंगे तो वो भी आपकी रेंज से बाहर चली जाएगी, तो यहाँ पे अंडर फ्लो कंडीशन अकर होगी। तो ये जब आप -1 करेंगे तो ये -32768 के बाद -32769 को कभी भी शो नहीं करेगा, ये जंप करके मैक्सिमम रेंज के ऊपर चला जाएगा, दैट इज 32767। तो इसलिए जब इसमें -1 करके इसके आउटपुट डिस्प्ले कराएंगे तो यहाँ पे ये 32767 को डिस्प्ले कराएगा। तो ये जो है ये लास्ट प्रिंट ऑफ वैल्यू जो है वो शो कर रही है। %d के अंदर वैल्यू की वेरिएबल की वैल्यू पास ऑन हो रही है, \n कभी भी आपकी आउटपुट के अंदर शो नहीं होता, ये हमेशा सिर्फ और सिर्फ न्यू लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए होता है, ताकि आपका हर रिजल्ट जो है वो न्यू लाइन के ऊपर शो हो। तो टेस्ट वार +1 करेंगे तो ओवरफ्लो कंडीशन आई और ये मिनिमम रेंज के ऊपर चला गया। टेस्ट वार -1 किया तो अंडरफ्लो कंडीशन आई, तो ये मैक्सिमम रेंज के ऊपर जंप कर गया। तो ये जो है ये हमारे पास ओवरफ्लो और अंडरफ्लो का प्रोग्राम है। आप शॉर्ट के बजाय इसको इंट के साथ भी कर सकते हैं, इंट की भी रेंज बिल्कुल सेम है, या आप किसी और वैल्यू के साथ भी इसको कर सकते हैं, वो भी इसके थ्रू चेक हो सकती हैं। So this was the entire program. If you don't understand it or there are any kind of queries, you can left it in the comment section below. I will get back with you on this one. And don't be confused with the programming part. अभी हम programming आहिस्ता आहिस्ता करेंगे। ये एक उन्होंने सिर्फ कॉन्सेप्ट ओवरफ्लो और अंडरफ्लो का बताने के लिए उन्होंने ये एक प्रोग्राम यहाँ पे मेंशन कर दिया था, लेकिन अभी हम सिंपल प्रोग्रामिंग से आगे स्टार्ट करेंगे और फिर आगे देखते जाएंगे कि हमारे प्रोग्राम्स के अंदर किस तरह की चेंजेस आती जाएंगी। Okay, that is it for the today's lecture. Do subscribe the channel and click on the notification icon to be notified for the next uploading lecture. Thank you very much and Allah Hafiz.